स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, कैमरामैन ये लो, ये पकड़ो। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। हमने इसके पहले चैप्टर 1 पढ़ा था जो केमिस्ट्री का चैप्टर था, तो हमने सोचा कि साथ में सारे केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने से अच्छा है एक केमिस्ट्री का पढ़े, एक बायोलॉजी का पढ़े और एक फिजिक्स का पढ़े, तो क्या है ना, बच्चे थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये सेल कौन सा है? रिमोट वाला सेल? नहीं, ये जो सेल है वो रिमोट वाला सेल नहीं है, उसको भी हम सेल ही कहते हैं, उसका नाम भी सेल है, बट ये जो सेल है वो उससे डिफरेंट है। तो हमारी जो लाइफ है उसका फंडामेंटल यूनिट जो है वो है सेल। देखते हैं ये सेल जो है वो किस तरीके से हमने डिस्कवर किया और कैसे पता चला कि यही हमारा फंडामेंटल यूनिट है। तो सबसे पहले तो ये जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1665 में, ये जो है ये ईयर है ना, इस साल में इन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। तो ये तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक सब्सटेंस लिया, कॉर्क। ये कॉर्क क्या होता है? तो ये जो कॉर्क होता है वो जो ट्री होता है, ट्री का जो बार्क होता है, बार्क मतलब ट्री की जो स्किन होती है, उसमें से एक सब्सटेंस आता है कॉर्क। उसकी स्लाइड बनाई और उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व कहाँ किया? तो अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ हनीकॉम जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। हनीकॉम अगर आपने देखा हो तो ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल जो होते हैं चेम्बर्स होते हैं, रूम्स होते हैं उसमें, है ना। तो उन्होंने हनीकॉम जैसा कोई स्ट्रक्चर देखा कि अरे ये तो हनीकॉम जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये जो थे लेटिन थे, तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम जो है सेल रख दिया। अभी सेल का मतलब क्या होता था? सेल का मतलब लेटिन में होता है अ लिटिल रूम, छोटा सा रूम। तो ये क्या है, मतलब ये जो चीज है इसको छोटा सा रूम, ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? तो ये हमारे जो है रॉबर्ट हुक भैया, उन्होंने की थी, ठीक है। ये नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में की थी? 1665 में की थी। कैसे पता चला? तो उन्होंने जो ट्री होता है, ट्री का बार्क, ट्री की जो स्किन होती है, उसके अंदर से एक सब्सटेंस निकाला, कॉर्क। उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको दिखा कि हनीकॉम जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे लिटिल लिटिल चेम्बर्स दिख रहे हैं उनको। तो इसका नाम उन्होंने रख दिया सेल, है ना। वो जो भी लैंग्वेज के होंगे अपनी लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, है ना, इसलिए इन्होंने इसका नाम रूम नहीं रखा, इन्होंने क्या नाम रखा, इसका सेल रख दिया। सेल का मतलब होता है छोटा सा रूम। तो ये थी सेल की डिस्कवरी। अभी उस जमाने में 1665 में तो नहीं पता था कि ये डिस्कवरी आगे जाके बहुत बड़ी हो जाएगी, बट आज हम जानते हैं कि भाई ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी हमारे ह्यूमन साइंस में। What are living organism made up of? Bodies of the living beings are made up of cell। तो हमारी जो बॉडी है किससे बनी हुई है? सेल से। अभी हमारे का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं आते इसमें, ठीक है। सारी चीजें जो लिविंग है, जो जिंदा है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सब कुछ इसमें आ गया। सारे किससे बने हैं? सेल से। तो इसीलिए सेल जो है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। बेसिक मतलब सारे जो इंसान है वो एक सेल से ही बने हैं, सारे एनिमल जो है वो सेल से ही बने, सारे जो प्लांट है वो भी एक सेल से ही बने हैं। क्या हम सिर्फ एक सेल से बने हैं या बहुत सारे सेल से बने हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने सेल को मिला के हमारी पूरी बॉडी बनती है। और ये सेल जो है उसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है ये सेल? क्या जो सेल है वो पूरा अपना काम पूरे एक सेल की तरह करता है या उसके पास भी कुछ चीजें हैं जो उसके काम में उसकी हेल्प करती है? ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो ये है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आपने आपकी स्कूल की लैब में इसको देखा होगा।
तो सारी जो चीजें होती है हम स्लाइड बना के जब देखते हैं, जूम करके हमें देखनी होती है, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे सेल देखने हैं, मैं ऐसे ही कोई लीफ लेके आ गई, मुझे ऐसे देखना है, उसमें सेल दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें इतना जूम नहीं कर सकती। उसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप जो होता है, ये जो है आईपीस है, यहां से हम देखते हैं, है ना, इधर से हम देखेंगे। और ये क्या है? ये लेंसेज है ना, 3 लेंसेज है यहाँ पे, तीनों को जितना जूम करना है उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये छोटा सा क्या होता है? मिरर होता है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो लाइट को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि सीधा इसके अंदर जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी स्लाइड रखेंगे। स्लाइड में हमको जो भी सेल्स देखने हैं वो यहाँ पे रखते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या है? ये उसका हैंडल है, हैंडल से हम उसको पकड़ते हैं यहाँ से आईपीस से या इधर से नहीं, होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए अलग से उसका हैंडल दिया हुआ है। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, इसमें आपको डीपली सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी समझ के लिए है कि माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है उसमें अगर हमें प्लांट सेल देखने हैं या अनियन सेल देखने हैं तो वो किस तरीके से दिखेंगे, और जो स्लाइड है वो हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये आपकी बुक में पूरी एक्टिविटी दी है। तो उस एक्टिविटी को मैं एक सिंपली बता देती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अनियन पील लिया है, अनियन मतलब प्याज, ठीक है। तो प्याज का जो आउटर कवरिंग होता है ना, वो आउटर कवरिंग छिलके को निकाल दीजिए। छिलके को निकालने के बाद आपको अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखेगी। ट्रांसपेरेंट लेयर होगी एकदम पतली सी। वो जो लच्छे वाली प्याज होती है ना, तो वो बड़े बड़े लच्छे होते हैं, वो नहीं लेने, एकदम पतला सा एक लेयर दिखेगी। आप प्याज को ऐसे पील करते करते देखोगे ना, अंदर ट्रांसपेरेंट लेयर आपको दिख जाएगी। वो ट्रांसपेरेंट लेयर आपको निकालनी है, ठीक है। और उसको रखना है वॉच ग्लास पे। वॉच ग्लास क्या होता है? वॉच ग्लास कुछ नहीं होता। वॉच ग्लास एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर आप पानी वानी वाटर भर सकते हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ होगा, उसके ऊपर क्या करेंगे, आप जो पील लिया है अपने ट्रांसपेरेंट लेयर का, वो यहाँ पे रख देंगे। क्यों रख देंगे? ताकि वो सूख ना जाए, है ना। जब तक हम स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वो अनियन का पील है वो सूख गया और हमको कुछ दिखाई नहीं। तो वॉच ग्लास में रख देंगे, इसको कहते हैं वॉच ग्लास, है ना। ये कांच का सॉसर जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो वॉच ग्लास में हमने रख दिया। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम स्लाइड लेंगे। ये होती है हमारी स्लाइड। स्लाइड जो होती है वो कांच की बनी हुई है, कांच की ऐसी पट्टी जैसा दिखता है हमको स्लाइड। आपने देखा होगा अपनी स्कूल की लैब में। तो ये जो पील है अनियन का पील, उसको हम यहाँ पे अच्छे से रख देंगे, ठीक है। अभी ये जो पील है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसको कलर करने के लिए उसमें थोड़ा स्टेन ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा स्टेन हम यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सैफरनिन यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू यूज कर सकते हैं, या फिर आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। तो आप लैब में आपकी जो भी अवेलेबल है स्टेन, वो स्टेन का ड्रॉप डालिए। तो इससे क्या होगा, ये जो है अनियन का पील वो अच्छे से कलर हो जाएगा। कलर हो जाने के बाद क्या करेंगे, उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे। कवर स्लिप क्या आती है? वो भी कांच की पतली सी पट्टी आती है जिसको कवर कर देते हैं हम, है ना। तो ये हमारी स्लाइड जो है वो प्रिपेयर हो गई। स्लाइड प्रिपेयर हो गई, फिर क्या करेंगे हम उसको, फिर ये जो माइक्रोस्कोप है उसके यहाँ पे वो स्लाइड को रखेंगे, लाइट एडजस्ट करेंगे अच्छे से। आईपीस जो है वो सारे जो लेंसेज है वो अच्छे से जूम इन जूम आउट कर देंगे। यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से स्लाइड को बना देंगे, अरेंज कर देंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। आप फिर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे, है ना। जैसे रॉबर्ट हुक भैया ने देखा था ना 1665 में कि भाई हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि हाँ छोटे छोटे सेल्स है, छोटे छोटे लिटिल रूम है। देखो ये रूम की क्या दिखेगी, सबकी बाउंड्री दिखेगी, सबकी बाउंड्री दिख रही है ना, सबकी बाउंड्री दिख रही है। और बीच में जो कुछ हिस्सा है वो एकदम ज्यादा डार्क हो रहा है ना। मतलब डार्क कौन सा हिस्सा हो रहा है, तो उसकी जो बाउंड्री है वो डार्क हो रही है। और जो बीच में नियर द सेंटर कुछ है ना, नियर द सेंटर है वो ज्यादा डार्क हो रहा है। ये ज्यादा डार्क हो रहा है और ये ज्यादा डार्क हो रहा है। बाकी इसके बीच का जो हिस्सा है वो कम स्टेन को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वो लाइट कलर में दिख रहा है ना। ये सारे जो है डार्क कलर का दिख रहा है
और ये जो है कैसा दिख रहा है, डार्क कलर का। ये जो हिस्सा है अंदर जो, वो लाइट कलर का दिख रहा है। अभी ये क्या है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये भी हमारा एक सेल है। मतलब ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स हमको दिख रहे हैं। क्या अगर मैं अनियन का साइज छोटा बड़ा या फिर कुछ चेंज करूं कि भाई व्हाइट वाला अनियन नहीं लेना, मुझे जो है पर्पल वाला अनियन लेना है, तो क्या उसमें सेल बदल जाएंगे, क्या उनका टाइप बदल जाएगा क्या? नहीं। जो भी आप कोई भी साइज का अनियन लो, इतना छोटा सा लो या इतना बड़ा वाला बल्ब लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी होंगे आप में सबके जो सेल है वो इसी तरीके से दिखेंगे, है ना। तो सेल जो है वो सब में सेम होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट होंगे। तो ये जो था, हमने एक प्लांट सेल, अनियन जो है वो एक प्लांट है ना, तो एक प्लांट सेल को हमने अंडर द माइक्रोस्कोप क्या किया, उसकी स्लाइड प्रिपेयर की और उसको ऑब्जर्व किया, तो हमको ये चीज दिखी। अभी ये जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो है बाउंड्री, उसका क्या काम है, ये जो बीच में जो डार्क दिख रहा है उसका क्या काम है, और जो बीच में एकदम लाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो क्या जेली है, वाटर है, उसके अंदर कुछ है या नहीं है, उसके अंदर भी कोई चीजें है या नहीं है, हम आगे देखते हैं। What are these structure? These small structure that we see are the basic building unit of onion bulb. जो अनियन बल्ब है वो ये इस यूनिट से बना हुआ है ना। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेल्स। बहुत सारे सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं। आप बोलोगे एक अनियन में कितने सेल होंगे, गिन के बताओ, नहीं बता सकते कि कितने सेल है ना। जितना बड़ा अनियन होगा उतने ज्यादा सेल होंगे, बट उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक छोटा सा सेल। एक सेल से मिलकर बहुत सारे सेल मिलकर क्या बन जाएंगे, पूरा अनियन का बल्ब। Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cell. तो सिर्फ अनियन की बात नहीं है, सिर्फ अनियन की बात नहीं है, सिर्फ पोटैटो की बात नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, सिर्फ कोई एनिमल की बात नहीं है। सारी चीजें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बने होते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर जो क्या है, एक बॉडी बनाते हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो। और कुछ कुछ तो ऐसे एनिमल भी है जो कि सिर्फ सिंगल सेल एनिमल है। सिंगल सेल एनिमल मतलब कि एक सेल है, यही पूरा एनिमल है और यही पूरा एक इंडिविजुअल एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे भी होते हैं, हमें आगे यही देखना है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स भी हैं, ये भी हम देखेंगे। यूनिसेल्यूलर वर्सेस मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर वर्सेस मल्टीसेल्यूलर। तो सेल्यूलर का मतलब है सेल्स, यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। ये वो वाला सिंगल नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये सिंगल अकेला वाला सेल है ना। सिंगल सेल एनिमल मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है पैरामीशियम, है ना। ये पैरामीशियम आपको दिख रहा है कि ये क्या है, पूरा एनिमल है। ये सिर्फ एक ही सेल है, ये एक ही सेल है और ये पूरा की पूरा एनिमल है। तो इसमें जो भी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो यही एक सेल में होगी, ठीक है। जैसे कि ये अमीबा है, क्लैमिडोमोनास है, बैक्टीरिया है, ये सारी चीजें क्या है, ये सिंगल सेल से बनी हुई होती है। इसके लिए उसको नाम दिया है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। एक से दो सेल भी नहीं होंगे, ओनली वन सेल, सिंगल सेल। और मल्टी का मतलब होता है मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। मैनी सेल्स में क्या आता है, तो उसमें पूरा प्लांट किंगडम आ गया, सारे प्लांट्स आ गए, सारे के सारे एनिमल्स आ गए, फंगस फंजाई जो होती है वो आ गया, और ह्यूमंस। तो हम सब जो है प्लांट्स, एनिमल, सारे के सारे फंजाई और ह्यूमन, हम सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मल्टीसेल्यूलर कैटेगरी। मतलब कि हम एक सेल से नहीं बने, हम एक सेल से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर में सिर्फ ये 3-4 नाम याद कर लेने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और मल्टीसेल्यूलर में बाकी के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड फंजाई, इतना आपको याद रखना है। यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तो हमने देख लिए। आगे का थोड़ा याद करते हैं कि हमने अनियन पील के सेल्स देखे थे। तब मैंने बताया था कि अनियन छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सेल्स हमें इसी टाइप के दिखेंगे। बट क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में सही है?
अगर हम अपनी ही बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि किडनी जो है वो हमारा ब्लड फिल्टर करती है, वही ब्लड को अगर पंप करना है तो उसके लिए हार्ट है ना, देखने के लिए हमारे पास आंखें है। तो इसी तरीके से मतलब कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो उनके सेल्स भी तो कुछ तो अलग होंगे ना, तभी तो ये अलग अलग काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है, ये ब्लड सेल है। हमारा जो खून होता है ना, हमारे जो ब्लड सेल्स, वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। फिर आते हैं ये सेल्स कौन से है, ये है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स है ये, ठीक है। ये जो है इस प्रकार का दिखने वाला सेल, ये जो है हमारे बोन सेल्स है। हमारे जो बोन होते हैं ना, हमारी जो हड्डियां, उनके जो सेल होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये वाला जो सेल है ये फैट सेल है। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, वो इस टाइप के सेल में स्टोर होता है। फिर ये सबसे कुछ डिफरेंट दिख रहा है ना, इसका कुछ अलग ही डिजाइन है। तो ये कौन सा सेल है, ये हमारा नर्व सेल है ना, ये हमारा नर्व सेल है। और ये है ओवम, ठीक है, जो हमारी ओवरी प्रोड्यूस करती है ना, जो फीमेल के अंदर ओवरी होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवम कहते हैं। ये है ओवम और ये है स्पर्म। तो ये सारे सेल जो है वो एक ही बॉडी में है, हमारी ह्यूमन बॉडी में ही है, बट इनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। इसी वजह से इनका शेप, इनका साइज कुछ अलग अलग है ना। हमारी बॉडी में ही है, एक ही बॉडी में ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में है, इसीलिए इनका शेप, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। देखते हैं आगे, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना हुआ है। सेल जो है, सेल में हमने देखा कि भाई कुछ तो है रूम जैसा छोटा सा, जिसके बीच में कुछ डार्क डार्क कलर का पॉइंट है, बस इतना ही हमने अब तक देखा है। तो सेल जो है क्या इसी से बना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल हमने देख लिया, हमने इस टाइप के सेल देखे कि ये जो है सेल की क्या है, बाउंड्री लाइन है, कि ये एक सेल की बाउंड्री लाइन है, यहां से दूसरा सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल की जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सिंपली सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर की जो लेयर होती है, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, सारे सेल देखे, उसके बीच में हमने देखा कि कुछ डार्क कलर का बिंदु है, ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस। सारे सेल में हमको देखने मिलता था न्यूक्लियस, है ना। जितने भी सेल होंगे उसकी एक मेम्ब्रेन होगी और बीच में क्या होता था, न्यूक्लियस होता था। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। और थर्ड थिंग इज साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये जो हमने एरिया देखा कि ये जो है इसके आउटर लेयर है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये आउटर कवरिंग और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है, ये सारी जो जगह है, ये सारी जगह जब हमने स्लाइड बना के देखा था तो वो बहुत ही लाइट कलर में थी, है ना। ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, बट ये बीच की जो जगह है वो एकदम लाइट लाइट रही। वो क्या है, वो है साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड सा जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स आते हैं। अभी ये ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गेनल्स, अभी ये ऑर्गेनल्स क्या है, हमारी बॉडी है, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी है, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है ना। उसी तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। बट जब बात हम सेल की करते हैं, तो सेल को भी तो सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उसके पास भी तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। यही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स, है ना। ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनल्स बोलेंगे। तो ऑर्गेनल्स मतलब
कि ये जो सेल है, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके फंक्शन परफॉर्म करने में उसके काम करती है, वो ना काम आती है, उसके फंक्शन और बेटर करती है। तो यही जो है, ये जो ऑर्गेनेलिस होती है वो कहाँ पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है ना। साइटोप्लाज्म मतलब ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में सेल के, उसके अंदर पड़े हुए होते हैं ऑर्गेनल्स। कौन कौन से ऑर्गेनल्स है ये हम डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। पहले इसको रफली देख लेते हैं, अभी हम लेबल नहीं करेंगे। अभी मैं सिंपली आपको कुछ कुछ चीजें जो हमने आगे पढ़ी हुई है वो बता देती हूँ कि वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको लेबल करते जाएंगे। आगे हमने देखा कि सबका जो है एक मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर कवरिंग होता है। तो ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये आपको जो आउटर कवरिंग दिख रहा है ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम ये जो है, अभी आप बोलोगे ये कैसा सेल है, ये मान लो कि ये सेल है, उसको हमने खोल दिया है, अंदर से उसको दिखाया है स्ट्रक्चर, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऐसा क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ता है ना, तब ऐसे दिखता है कुछ। तो इसका भी जो आउटर कवरिंग है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, जो खोल के दिखाया है अंदर से कुछ खजाना भरा हुआ है, सोने का बॉल रखा है, ये कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस है ना, है ना, इजी। बीच में था न्यूक्लियस। अभी आप बोलोगे ये तो एकदम सेंटर में नहीं है, वो नियर द सेंटर होता है। सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स और भी है, तो सबको फिट भी तो करना है ना। इन जनरल हम बनाते हैं सेल तो उसके बीच में ही लगा देते हैं न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं होता है कि बीच में ही है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। चलिए न्यूक्लियस देख लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म। तो अभी ये बीच में जितना भी चीजें दिख रही है वो सारी चीजें कहाँ पे पड़ी हुई है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है ना। अभी ये सब कुछ जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, यही सब है हमारे ऑर्गेनल्स, है ना। ये सारी जो चीजें दिख रही है अलग अलग अलग, ये क्या है, ये है हमारे ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गेनल्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है सबके बारे में हमारी बुक में दिया हुआ है। जितना आपके लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए उतना ही बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना है आउटर कवरिंग के बारे में। आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ये देखा था, है ना, ये इसका जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। दोनों सेल में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो यस, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों टाइप के सेल में होता है। प्लांट सेल में भी आपको देखने मिल जाएगा और एनिमल सेल में भी देखने मिल जाएगा। इट अलाउज और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका काम क्या है, तो सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी या फिर कौन सी चीज नहीं आएगी, किसको आने देना है, किसको रोक लेना है, ये अलाउ कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक गेट कीपर की ड्यूटी कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। गेट कीपर है, बॉडीगार्ड है, वॉचमैन है कि कौन अंदर जाएगा, किसको रोकना है कि भाई नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, भाई आप बाहर निकलो। या फिर कौन सी चीज है जिसको सेल के अंदर से बाहर भेजना है कि भाई आप अंदर कैसे आए, आपकी तो जरूरत नहीं है, आप बाहर जाओ, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से कि ये जो है बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी कर रहा है, गेट कीपर वाली काम कर रहा है, इसी वजह से इसका एक और नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। क्योंकि ये बहुत ही चूजी है, बहुत ही बायस्ड है, किसी को आने देता है अंदर, किसी को नहीं आने देता, इसी वजह से इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके 3 नाम है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखो या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में लिखो, ये तीनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है, आपको तीनों के याद रख लेना है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है सिंपली आउटर
कवरिंग, तो सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के आउटर कवरिंग की ही बात कर रहे हैं, इतना याद कर लेना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग की बात हो गई। डिफ्यूजन, अभी ये जो मैंने बोला कि ये जो है गेट कीपर की तरह काम करेगा कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, उसके सब वॉच रखेगा, उसको अलाउ करेगा नहीं अलाउ करेगा। तो अभी कुछ कुछ चीजें होती है जो सेल के अंदर बाहर जाती है, जैसे सबसे पहले गैसेस, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। सेल के अंदर ऑक्सीजन की मतलब कि रिक्वायरमेंट पड़ी है, अभी ऑक्सीजन खाली हो गया है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस से अंदर जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया है उसको बाहर निकालना है, तो कौन सी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, है ना, वो देख लेते हैं। ये जो है इसको कहेंगे हम डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज लो, मतलब कि ऐसा मूवमेंट जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन की जगह, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें जो है जा रही है, उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। मान लीजिए कि जो सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, बाहर मतलब सेल के बाहर, तो क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से कम कॉन्सेंट्रेशन है उस तरफ मूवमेंट होगी गैस की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। उसी तरीके से मान लो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, कि सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया, बट आउटर में बहुत सारा ऑक्सीजन पड़ा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, लो हो गई, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेल है वो गैसियस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन की प्रोसेस का मतलब क्या, तो कहते हैं कि जो सब्सटेंस है वो मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना, हायर से लोअर। अगर किसी के पास हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ही वो लोअर को दे पाएगा ना, बेचारा वो पहले से ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला है, वो थोड़ी ना हाई को देगा, है ना, इतना ही समझना है, हायर से लोअर जाएगा या लोअर से हायर, तो समझ लीजिए जिसके पास ज्यादा होगा वो कम वाले को देगा, है ना। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है तो मैं अपने फ्रेंड को एक दे सकता हूं, बट अगर मेरे फ्रेंड के पास एक चॉकलेट है, मेरे पास 10 पड़े हुए, तो वो मुझे अपना एक चॉकलेट क्यों देगा, है ना, सेंस बनती है ना इस बात की, ठीक है। तो यही है हमारा डिफ्यूजन, नाम याद रख लेना कि गैसेस जो है वो कौन सी प्रोसेस से एक्सचेंज होते हैं, अंदर बाहर किस तरीके से जाएंगे, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाएंगे। कैसे, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। चलो गैसेस तो हमने देख लिया कि किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं सेल के अंदर बाहर। अभी वाटर की बात करते हैं। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का लॉ क्या था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। सेम, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक टर्म को नया नाम दे दिया, ऑस्मोसिस, ठीक है। जो वाटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के इन एंड आउट कैसे जाएगा, है ना, वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। गैसियस एक्सचेंज कैसे होंगे, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन का लॉ क्या था, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जो भी है। सेम, वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also affected by the amount of substance dissolved in water। मतलब वाटर में कितना सब्सटेंस डिसॉल्व है, मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं, समझ गए। यहाँ पे सारा खेल कॉन्सेंट्रेशन का ही, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। तो ऑस्मोसिस, अभी आप बोलेंगे कि पानी अंदर जाएगा बाहर आएगा, यस। तो जो सेल होता है, सेल के अंदर भी पानी अंदर जाएगा बाहर आएगा। बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं ना, जो मिनरल होते हैं, वो सारे अंदर बाहर सेल के जाते हैं, और सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी अंदर बाहर जाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। सोचो कि आपने कोई प्लांट सेल या कोई एनिमल सेल को किसी सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या होगा? आप एग्जाम्पल ले लो रेजिन का। रेजिन मतलब किशमिश। अगर किशमिश है, उसको मैं पानी में डाल देती हूँ, मैंने रात को भिगा के रख दिए किशमिश, ठीक है, पानी में डाल के सुबह उठ के मैं चेक कर रही हूँ, तो मुझे दिखेगा कि वो जो किशमिश थे ऐसे एकदम सूखे सूखे से, वो कैसे हो, एकदम फूल जाएंगे, राइट? फूल जाते हैं ना, हम सुबह में भिगोए हुए किशमिश खाते हैं। तो ये जो चीज है, ये ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। थ्रू ऑस्मोसिस ही वो जो किशमिश है उसने वाटर को गेन किया था। ठीक है, अभी आप समझे ऑस्मोसिस होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी। चलो, अभी ये जो है ऑस्मोसिस में 3 टाइप के सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक है ना, आइसोटोनिक, ये क्या है? तो मान लो कि आपने एक एनिमल सेल लिया है, एक प्लांट सेल लिया है, ठीक है, एक सेल लिया है। अभी ये जो सेल है वो जो भी मीडियम में है, जो भी सराउंडिंग में है, मान लो कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, कम है कॉन्सेंट्रेशन, और इसके सराउंडिंग की, इसके आसपास की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है? हाई है, ज्यादा है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? सराउंडिंग की, बाहर की, ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। और जो सेल है हमारा, उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या होगा? तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पानी है, जो वाटर है, वो सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर आ जाएगा, और हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा? अभी हमारा जो सेल है वो पहले इतना था, अभी इतना बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, मतलब स्वेलअप हो जाएगा, हमारा जो सेल है वो फूल जाएगा। तो ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जहां पे जो सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? लो होती है, बट उसके सराउंडिंग की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? हाई होती है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहेंगे। हाइपो बोलने में ही हमारा मुंह सब, हाइपोटोनिक मतलब याद रखना कि सेल जो है वो फूल जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक थी, मैंने आपको बताया। हाइपोटोनिक मतलब कि हमारा जो सेल है वो स्वेलअप कर जाएगा, फूल जाएगा। अभी आपको मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जो वाटर है वो एक तरफ ही मूव करे। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी जो है वो दोनों तरफ मूव करता ही रहता है, मतलब सेल के अंदर से भी कुछ पानी लॉस होगा और बाहर से भी अंदर पानी जाएगा, बट जो पानी अंदर से बाहर जाता है ना, वो बहुत ही कम होता है ना, उससे बहुत गुना ज्यादा पानी जो है बाहर से अंदर आता है। एज अ रिजल्ट हमारा जो सेल है वो फूल जाता है, वो स्वेलअप हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? मान लो कि हमने एक प्लांट सेल, एनिमल सेल ले लिया, ठीक है, और उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उसके सराउंडिंग की है, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? इक्वल है। हमने सेल को उस सॉल्यूशन में रख दिया, हमने 1 घंटा रखा, 2 घंटा रखा, पूरी रात भर हमने छोड़ ही दिया, और फिर हम देखते हैं कि क्या भाई ये कुछ फूल रहा है, श्रिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप इसको घंटों बाद भी निकालोगे ना, ये एज इट इज ही होगा, सेम साइज का, कोई साइज में कोई डिफरेंट नहीं होगा, सेम साइज होगी। अगर ये साइज का सेल था तो ये साइज ही होगी, ये एकदम इक्वल। तो मतलब क्या इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुई? क्या पानी अंदर नहीं गया या बाहर नहीं आया? गया है। पानी जितना अंदर गया था उतना ही पानी जो है सेल से बाहर निकल गया। तो मतलब इनसाइड मूवमेंट जितनी हुई उतनी ही आउटसाइड हो गई, जितने भी अंदर आए उतने बाहर निकल गए। तो जो है हमारा सेल सेम टू सेम रहा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना, आइसोटोनिक जो है नाम जो है अलग है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक से आइसोटोनिक में क्या होगा? इक्वल, है ना, सेल की साइज जो है वो एकदम इक्वल रहेगी। फिर है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक से उल्टा है।
ऑपोजिट है। ठीक है, याद करिए हाइपोटोनिक में मैंने क्या बताया था, हाइपोटोनिक में मैंने बताया था कि जो सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, सराउंडिंग की हाई है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, हाई है, और इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्या होगा, हमको पता है कि जो पानी है वो दोनों तरफ मूव करता रहता है, पानी यहां से भी बाहर जाएगा, यहां से भी अंदर आएगा, बट जितना पानी बाहर जाएगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जितना अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में ये पानी लूज करेगा, क्यों, क्योंकि अंदर की कॉन्सेंट्रेशन हायर है। तो अभी अगर हमारा जो सेल है वो इतना है तो ये श्रिंक कर जाएगा, कुछ इतना ही बचेगा, मतलब ये जो हमारा सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक याद कर लो, हाइपोटोनिक का उल्टा है हाइपरटोनिक। ये सॉल्यूशन में क्या है, ये सॉल्यूशन में जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, हमारे सेल की कॉन्सेंट्रेशन हायर है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको आगे एक एग्जांपल दिया था रेजिन्स का, किशमिश का, कि भाई किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, तो मैंने किशमिश को पानी में डाल दिया, तो वो सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन बना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना, इसी वजह से हमारा जो किशमिश है वो फूल जाता है। सेम अगर आप एक एग लेते हो, एक अंडा लेते हो, ठीक है, एक अंडे को लीजिए और उसका जो आउटर कवरिंग होता है ना, शेल जो होता है, उसको डिसॉल्व करने के लिए उसको HCl में डाल दीजिए। ठीक है, अभी उसका जो पतला सा मेम्ब्रेन होगा ना वो उसको कवर किए हुए होगा, उसका जो हार्ड शेल है वो निकल गया। ठीक है, तो वो जो भी है अंडे का, हमने ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला कवर है वो डिसॉल्व कर दिया HCl में डाल के। अभी वो एग को आप पानी में डाल दो, थोड़ी देर वेट करो कुछ मिनट्स के लिए, फिर आप देखोगे कि वो एग फूल रहा है ना, सेम, क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। अभी वही बात करते हैं कि अगर वही एग को या फिर वही किशमिश को मैंने नॉर्मल वाटर में नहीं डाला, मैंने उस पानी में थोड़ा सा नमक घोल दिया या थोड़ा सा चीनी घोल दी मैंने, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बना दिया या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया। अभी वो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर मैं रेजिन डाल रही हूँ या फिर वो एग डाल रही हूँ तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। तो वो सॉल्यूशन कैसा हुआ, हाइपरटोनिक। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा जो सेल है और उसकी जो आउटर रीजन है, पानी जो है दोनों तरफ मूव करता रहता है। आपकी बुक में भी ये क्लियरली लिखा है, दोनों तरफ मूव करता रहता है। बट अगर हाइपोटोनिक है तो पानी जो है अंदर ज्यादा जाएगा, सेल के अंदर ज्यादा जाएगा कंपेयर टू जितना वो लूज कर रहा है ना। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, अंदर कम जाएगा, बाहर ज्यादा निकलेगा। और जो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में क्या होता है, इक्वल, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो जो सेल की साइज है वो आपको इक्वल जैसी थी वैसे ही दिखेगी, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो ये जो है ऑस्मोसिस, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ देखने मिलता है। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा है ना, और जो मोस्ट प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर गेन करते हैं ना। वो वाटर गेन कौन सी प्रोसेस से करते हैं, ऑस्मोसिस से करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। हमको पता है ना कि हमको प्लांट को रोज पानी देना है, उनको पानी चाहिए, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं भाई, ग्रेविटी तो सबको नीचे लाती है ना, नीचे सब चीजें आती है, पानी ऊपर कैसे जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। कैसे, मान लो कि ये हमारा प्लांट है ना, ये इसके रूट्स है। ड्राइंग पे मत जाना, कुछ भी बना दिया है मैंने, देख लेना, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, बस इसके नीचे ये क्या है, मिट्टी है, और ये जो है मैं बना रही हूं। ठीक है, अभी हमने पानी डाला, पानी हम कहाँ डालते हैं, रूट्स में डालते हैं। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने पानी डाला उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, हाई हो गई। और जो रूट है, रूट के अंदर जो सेल्स है ना, आउटर लेयर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, लो हो गई। तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाइयर से लोअर की तरफ
मूवमेंट होगी और जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा रूट्स के थ्रू, है ना। इसी तरीके से पानी जो है पूरे प्लांट में फैलेगा, है ना, थ्रू ऑस्मोसिस। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipid and proteins. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। गैसियस एक्सचेंज होते हैं, पानी एक्सचेंज होता है, मिनरल्स एक्सचेंज होते हैं, तो इसीलिए इसको बोला है कि भाई ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जो भी चीज चाहिए अंदर आनी चाहिए वो अंदर भी आ जाती है, बाहर जानी चाहिए वो बाहर भी चली जाती है, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है किससे बनी हुई है, तो लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। ये लिपिड आपको नाम नया लग रहा होगा, बट लिपिड कुछ नहीं है, सिंपली फैट है ना, फैट्स, ऑयल्स, है ना, फैट कहते हैं इसको, साइंटिफिकली लिपिड्स कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Such process is known as endocytosis. अभी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इससे मतलब पूरा की पूरा फूड भी अंदर कैप्चर कर सकते हैं। करता है ना अमीबा, 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जो अमीबा है वो अपना खाना कैसे खाता है, वो अमीबा जो है वो फॉल्स फीट बनाएगा, है ना, सूडोपोडिया बनाएगा, जो जैसे उसको अपना फूड दिखेगा और उसको अंदर कैप्चर कर लेगा। तो वो जो पूरा की पूरा उसका जो फूड है वो पूरा की पूरा मटेरियल उसकी बॉडी के अंदर कैसे आ जाता है ना, ये मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसमें होता है, अमीबा में। चलो, तो अब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो खत्म हो गया। अभी पढ़ते हैं सेल वॉल। अभी ये सेल वॉल क्या है, हमने तो पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर कवर है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, बट ये जो सेल वॉल है, सेल और सिल्फ किसमें है, प्लांट सेल में। मतलब एनिमल सेल में है सेल वॉल, बिल्कुल नहीं। हमारे जो सेल्स होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स में, उसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है ना। तो क्या उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और उसके ऊपर होती है ये सेल वॉल। तो अभी सेल वॉल क्या काम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है तो सही, सेल वॉल का काम क्या है, वो ऐसा तो क्या करता है, plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane made up of cellulose. सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो ये सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो ये सेल्यूलोज जो है ना ये ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, ताकत देता है। अभी जो प्लांट है उसको बारिश झेलनी है, धूप झेलनी है ना, ऐसा नहीं कि उसके सेल सारे फट जाए, समझे, उसको बहुत सारी चीजें झेलनी होती है, इसलिए उसके जो सेल है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होना जरूरी है। इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो बहुत फ्लेक्सिबल है, बट उसके आर पार एक क्या आएगी, सेल वॉल। सेल वॉल होगी ताकि वो जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट ना हो जाए, है ना, चाहे जितनी भी धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, फट ना जाए, वो बर्स्ट ना हो जाए। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell wall from the cell wall. अभी कोई भी प्लांट होता है, यहाँ पे कोई भी प्लांट, उसके आगे एक शब्द है लिविंग प्लांट। When a living plant cell lose water through osmosis, जब भी कोई प्लांट वाटर लूज करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जब भी प्लांट का कोई भी सेल है पानी लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से अवे वो श्रिंक कर जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये लिविंग प्लांट्स बोला है, लिविंग प्लांट सेल
जो डेड प्लांट सेल्स होंगे उसमें ये प्रोसेस नहीं होगा, जो लिविंग प्लांट सेल्स होंगे उसी में ये प्रोसेस होगा। और ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस है ना, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो वाटर लूज करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस लिविंग सेल में ही होगा, डेड सेल में नहीं होगा। अगर आपको देखना है तो आप कोई प्लांट लीजिए, है ना, उसकी स्लाइड बनाइए, आप देखिए अच्छे से, फिर वही जो भी आपने लीफ लिया है उसको पानी में उबाल दीजिए। आपकी बुक में एक्टिविटी दी है कि रियो का लीफ लेना है, उसको क्या कर देना है, उबाल देना है। उबालने के बाद आपको चेक करना है, तो आपको वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो सब नहीं देखने मिलेंगे। क्यों? डेड सेल हो गए इस वजह से। तो लिविंग सेल्स होना जरूरी है, लिविंग सेल होंगे तो ये प्लाज्मोलाइसिस आपको देखने मिलेगा। चलो अब देखते हैं न्यूक्लियस। हमने जो भी सेल की स्लाइड बना के देखा उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसी एक बाउंड्री है, जो हमने पढ़ा वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट के पास तो इसके पास एक अलग लेयर भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। और बीच में ये डार्क वाली चीज, ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। और जो हमारे सेल्स होते हैं ना उसमें जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है ना। जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं, जैसे कि सेल है, सेल के ऊपर उसका सेल मेम्ब्रेन है ना, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर ही मेम्ब्रेन है, हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स है ना छोटे छोटे, वो सबके ऊपर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियस हमने देख लिया कि ये न्यूक्लियस है बीच में, इसमें होता क्या है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये जो मान लो कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पड़े होंगे, है ना, धागे धागे की तरह ऐसे क्रोमोसोम पड़े होंगे। जब जब क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन करेगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स बनेंगे, तब क्या होगा, तब ये जो धागे धागे वाला स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे रॉड शेप ले लेगा, है ना, रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? जब सेल डिवाइड होगा तब, ठीक है, वरना तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ही पड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियस, इसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी ये जो क्रोमोसोम है, अभी ये जो है क्रोमोसोम, इसमें क्या है, तो ये क्रोमोसोम जो है इसमें है डीएनए। डीएनए तो बहुत सुना होगा, है ना, कि ये तो हमारे डीएनए में है, हम तो ऐसे ही है। डीएनए है क्या, तो ये डीएनए जो है, डीएनए कंटेन करता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, जो भी इनहेरिट होके आती है ना हमारे दादा परदादाओं के जमाने की, है ना, सारी जो इंफॉर्मेशन कि हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं या दादा दादी जैसे दिखते हैं, नाना नानी मामा मामी, है ना, कि हम जो है किसी ना किसी के जैसे दिखते हैं, हमारी फैमिली से, हमारी हाइट किसी के जैसी होती है, हमारा कलर किसी के जैसा होता है, हमारी जो हेल्थ है वो किसी के जैसी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई हम में, है ना, तो हमारे जो सेल है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए के पास सारी के सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अभी इसका नाम डीएनए ऐसा क्यों रखा, ये डीएनए, ये किसी का, इसका भी एक फुल फॉर्म है, डी से होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी रिबो, डीऑक्सी रिबो, ये डी हो गया। और ये न्यू क्या है, न्यूक्लिक, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी का डी ले लिया, न्यूक्लिक का एन और एसिड का ए, डीएनए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। तो ये जो डीएनए है ना, ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो अभी ये जीन्स क्या है, तो डीएनए का जो हिस्सा काम कर रहा है ना, जो फंक्शनल हिस्सा है, डीएनए का फंक्शनल हिस्सा मतलब जीन्स कहेंगे उसको, ठीक है। ये सब जो है ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का।
डीएनए का जो हिस्सा, जो फंक्शनल हिस्सा है, जो फंक्शनल सेगमेंट है, उसको क्या कहेंगे? जीन्स कहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है, उसके अराउंड एक कवरिंग है, और सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड नहीं, हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स है सबके अराउंड जो है मेम्ब्रेन है। बट कुछ सेल्स ऐसे भी है जिसमें ना ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। वो सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, कि उसके न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन नहीं है। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material, है ना? जो सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो क्रोमाटिन मटेरियल, मैंने बताया ना धागे धागे की तरह पड़ा होता है, वैसे पड़ा होता है। It is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. फिर वो organized हो जाएगा, एकदम rod-like structure बन जाएगा. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. Cellular reproduction में central role होता है न्यूक्लियस का, मतलब cellular reproduction मतलब एक सेल में से दूसरे सेल्स बनेंगे ना, उसको कहते हैं सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। The process by which a single cell divides and forms two new cell, एक सेल होगा डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, चार सेल बनाएगा, वैसे। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये क्या है? ये मैंने बताया कि जो हमारा सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये इसका न्यूक्लियस है, बट इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इसकी आउटर कवरिंग नहीं है ना? इसके लिए इसका नाम ही ऐसा है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्राइमरी, है ना? सबसे पहला अगर कोई सेल बना होगा वो कैसा होगा, है ना? उसमें सारी चीजें एकदम डिटेल नहीं होगी, सब ऐसे ही पड़ा है, तो वैसा है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट जिसका मतलब है न्यूक्लियस, प्राइमरी न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा मतलब होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। ये बैक्टीरिया का सेल है, पता कर सकते हो कि देखो इसमें ना जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उसके क्या होगी? मेम्ब्रेन नहीं होंगे, ऐसे ही सब पड़ा होगा। यूकैरियोटिक सेल ऑन दी अदर हैंड, जो हमारे सेल्स होते हैं, जो प्लांट के और एनिमल के सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इतना फर्क है कि जितने भी ऑर्गेनल्स है, जैसे कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसका भी मेम्ब्रेन होगा, आउटर कवरिंग होगा, और जो भी ऑर्गेनल है सबके आउटर कवरिंग होंगे, सबके कवरिंग होंगे, सब एक मेम्ब्रेन से, है ना? सारे ऑर्गेनल के आउटर कवरिंग है, मतलब मेम्ब्रेन है। तो ये जो है ये अब यूकैरियोटिक सेल, हमारा जो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, हमारे सेल सब यूकैरियोटिक है, और ये वाले जो सेल है बैक्टीरिया के सेल वो प्रोकैरियोटिक है। इसमें क्या है? ऐसे देखो, ये है ना ऐसे पड़ा होता है इसका न्यूक्लियस, है ना? जो भी उसका जो मटेरियल होता है ऐसे पड़ा होता है, बिना किसी बाउंड के, बिना किसी मेम्ब्रेन के, और उसके जो भी अंदर फंक्शंस होंगे वो भी ऐसे ही होंगे कि किसी ने कुछ फंक्शन कर दिया, किसी ने कुछ, ऐसा नहीं कि भाई कुछ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है कि भाई ये फंक्शन करने के लिए यही है और यहीं पर ये फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है इसमें। चलो अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। हमको पता है कि जो भी हिस्सा सेल का जो कम स्टेन हुआ था स्लाइड बनाते वक्त, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane. ये हमारा सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अपना न्यूक्लियस है, तो ये बीच का जो हिस्सा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। It contains many special cell organelles. तो सेल के जो ऑर्गेनल्स है सारे वो यहीं पे है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, तो ये सारे क्या है? ये सारे है सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जिस तरीके से ऑर्गन्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए,
उसी तरीके से सेल में भी डिफरेंट फंक्शन करने के लिए ये ऑर्गेनल्स होते हैं, इनको ऑर्गन्स नहीं ऑर्गेनल्स बोलेंगे। यहाँ पे एक और भी है वैक्यूओल, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। वैक्यूओल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ER। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ER is a large network of membrane bound tubes and sheets। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है ना, मेम्ब्रेन की ये शीट्स आई हुई है, देखो ये है ना, ये पूरी शीट्स है, ऐसे ऐसे करी हुई है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और एब्लोंग बैग्स, वेसिकल। अभी यहाँ पे आपको ये येलो येलो डॉट्स भी दिख रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये क्यों है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। अभी ये ER है वो एक टाइप का नहीं है, इसमें भी वापस टाइप है, दो टाइप के ER है। सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब SER, शायद अब आपको अच्छे से दिखेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है। तो ये SER, RER ऐसे नाम अलग अलग क्यों है, तो इनके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये इनका नाम ऐसे क्यों रखा। जो रफ है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिखने में ही रफ है, ये दिखने में ऐसे ऐसे ये ग्रेन्यूल्स है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये दिखने में रफ दिखते हैं, इसलिए इनका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिखने में स्मूथ है, इस वजह से इसका नाम है SER, RER, ठीक है। सिंपल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। इनको रफ क्यों कहते हैं, स्मूथ क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रफ है दिखने में, वो स्मूथ है। RER लुक्स रफ, ठीक है, RER लुक्स स्मूथ, RER नहीं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स स्मूथ। अभी ये रफ क्यों दिखता है, रिबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अभी ये जो है RER में हमने जो डॉट्स देखे थे ना येलो येलो कलर के, वो क्या है, वो है रिबोसोम। जो रिबोसोम है वो उससे अटैच हुआ था। वो रिबोसोम क्या करता है, रिबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, तो वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने वाले रिबोसोम उससे जॉइंटेड है, ठीक है। इसलिए ये रफ दिखते हैं। ये SER क्या करता है, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, लिपिड्स एंड फैट्स और लिपिड्स। तो जो फैट होते हैं, लिपिड जो होते हैं, ऑयल्स, वो कैसे होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं, इसीलिए इनका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो है रिबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। वो रिबोसोम के जो है गोल गोल से ग्रेन्यूल जिसके ऊपर थे, इसलिए ये थोड़ा रफ दिखता था। These proteins and lipids help in building the cell membrane। तो अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमको पता चल गया कि ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड्स बनाता है, बट इसका काम क्या है, क्यों बनाता है। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन बन रहे हैं, ये जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आएंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो बनेगा ना, उसमें काम आएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये जो मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस है, यूजिंग प्रोटीन एंड लिपिड, है ना, यूजिंग प्रोटीन और लिपिड यूज करके क्या बनेगा, मेम्ब्रेन बनेगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बायोजेनेसिस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए बनने के लिए, वो कहां से मिलेगा, कौन बनाएगा, वो बनाएगा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ ER है वो प्रोटीन बनाएगा, जो स्मूथ है वो लिपिड बनाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको कहेंगे बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones। और कुछ प्रोटीन और लिपिड ऐसे भी है जिसका यूज बायोजेनेसिस के अलावा भी होता है, एंजाइम्स के तौर पर और हॉर्मोन्स के तौर पर। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम।
और एक नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ है, स्मूथ है। ये जो रफ है इसलिए रफ है क्योंकि वहां पे रिबोसोम्स आए हुए हैं। वो रिबोसोम क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने वाली साइट्स है। और जो स्मूथ ER है वो क्या बनाता है? फैट बनाता है, लिपिड्स बनाता है। और इसका यूज कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन बनने में। सेल मेम्ब्रेन बनने में इसका यूज होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, ठीक है, ये कहेंगे। बस इतना ही काम नहीं है इसका, और भी काम है। कहाँ पे काम आएगा? एंजाइम्स के तौर पर और हार्मोन्स के तौर पर। और ये जो ER है वो क्या बनाता है? एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है सेल के लिए। फंक्शन ऑफ ER. One function of ER is to serve as channels for the transport materials, especially proteins, between various region, cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो ये क्या करता है? एक चैनल है, एक माध्यम है ट्रांसफर करने का। ठीक है, जो मटेरियल ट्रांसफर करने का होता है ना, एक चैनल बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। कौन? ER। किस किस के बीच में? तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के बीच में, या तो फिर साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे ना, उनके बीच में। द ER also function as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. तो ये क्या करता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है टू प्रोवाइड सरफेस। कुछ एक्टिविटीज के लिए सरफेस चाहिए होगी ना, वो सरफेस कहाँ से मिलेगी? ये जो ER की इतनी अच्छी सरफेस होती है ना, ऐसे बड़ी बड़ी, है ना, ये ऐसे फोल्डिंग्स वाले स्ट्रक्चर का काम ही यही है कि ज्यादा सरफेस मिले। अगर सीधा सीधा ऐसे होगा तो इतनी ही सरफेस होगी, पर ऐसे ऐसे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें सरफेस क्या होती है? ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो बस केमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे ER के फंक्शंस। चलो अभी नेक्स्ट, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस देखते हैं। गोल्गी अपैरेटस ऐसा नाम क्यों रखा? तो ये जो गोल्गी अपैरेटस है, फर्स्ट उसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी, है ना। ये साइंटिस्ट है, इनका नाम है कैमिलो गोल्गी। इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, इसको पाया था। ठीक है, तो इनके सम्मान में ही इसका नाम क्या रख दिया? गोल्गी अपैरेटस। अभी ये गोल्गी अपैरेटस किससे बना हुआ होता है? क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, फ्लैटन सैक्स arrange approximately parallel to each other in sacs called cisternae. तो ये क्या है? ये गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में क्या है? वेसिकल्स है ना, फ्लैट सेक्स है, ये फ्लैट सेक्स ऐसे ऐसे, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम सिस्टर्नी। इसको क्या कहेंगे? सिस्टर्न्स, है ना, सिस्टर्न्स, सिस्टर्नी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये है गोल्गी अपैरेटस। फंक्शन क्या है ये गोल्गी अपैरेटस का? करना क्या है गोल्गी अपैरेटस को? द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीजें बनाएगा, जो भी मटेरियल बनाएगा, उसको पैकेज करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे और उसको डिस्पैच करेंगे। जहां पर भी हमें पहुंचाना होगा वहां पे वो सामान को पहुंचाएंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे और उसको डिस्पैच करेंगे। सेल के अंदर भी कहीं पहुंचाना है तो अंदर भी पहुंचाएंगे, सेल के बाहर कहीं पहुंचाना है तो बाहर भी पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये जो है पैकेजिंग का काम करते हैं। ER जो है, ER जो भी चीजें सिंथेसाइज करेगा उसको पैकेजिंग करेंगे, डिस्पैच कर देंगे, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, जहां पे पहुंचाना हो ये पहुंचा देंगे। ये डिलीवरी पार्टनर है। ठीक है, तो तुम बना के दो, हम सिर्फ डिलीवरी करेंगे, उसका पैकेजिंग कर देंगे और डिलीवर कर देंगे। ठीक है, बस इतना काम है गोल्गी अपैरेटस का। क्या करना है? पैकेज करना है, और जहां पर भी पहुंचाने को बोला है तो भाई सेल के अंदर ये वाले हिस्से में पहुंचाना है, पहुंचा देंगे। अगर बोले कि अरे इसको तो सेल के बाहर छोड़ के आओ, तो सेल के बाहर भी इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है,
Its functions include the storage, modification and packaging of products in vesicles. तो इसके जो vesicles होते हैं उसमें वो प्रोडक्ट को स्टोर भी करते हैं, मॉडिफाई करना हो अगर थोड़ा कुछ तो मॉडिफाई भी करेंगे, फिर पैकेज करके उसको ट्रांसफर कर देंगे जहां भी करना हो, ठीक है। तो स्टोरेज भी करेंगे कि भाई अभी नहीं पहुंचाना है, अभी थोड़ा बन रहा है और मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है तो अभी थोड़ा इकट्ठा कर, तो गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, इकट्ठा करेगा अच्छे से, ठीक है। जैसे इकट्ठा हो जाएगा, अगर बोलेंगे कि इसमें थोड़ा कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है इसको, तो मॉडिफाई भी करेगा, ठीक है। और फिर उसको अच्छे से पैकेज करके रखेगा मस्त एकदम, कुछ उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सामान खराब हो गया है ना, ईआर में जो भी बना हुआ है कि अरे कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, तो बस यही काम है, इसको संभाल के रखेगा। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। The Golgi apparatus, in the Golgi apparatus, the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. तो दिखा रहा है कि दूसरा जो है, दूसरा इसका फंक्शन ये भी है कि ये जो है शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है, सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट है कौन, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस के पास में, गोल्गी अपैरेटस के पास में आपको ये गोल गोल दिखेंगे ना, ये सब, ये क्या होता है, गोल गोल है ना, गोल्गी अपैरेटस जहां भी सेल में होगा वहां पे कुछ तो राउंड राउंड दिखेगा, वो क्या होता है, वो लाइसोसोम होता है। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है कौन, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो ये थे इसके फंक्शन। सबसे पहला क्या था कि ईआर में जो भी मटेरियल बनेगा उसका पैकेज और डिस्पैच करते हैं, इनसाइड द सेल भी करेंगे, आउटसाइड द सेल भी करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसके मेन फंक्शन में क्या क्या करना है, स्टोरेज करना है, मॉडिफिकेशन करना है और पैकेजिंग करना है, ओके। फिर इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनाएंगे, सम केसेस, ठीक है। ओवरऑल तो इसका ये काम है, बट इन सम केसेस ये शुगर को भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना देता है। और मेन चीज लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइसोसोम भी बनाएगा। लाइसोसोम्स पढ़ते हैं, लाइसोसोम्स क्या है, अभी लाइसोसोम एक नहीं है, बहुत सारे होंगे, इस तरीके से गोल 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 आपको दिखेंगे गोल्गी अपैरेटस के आसपास कहीं, ठीक है, समझ जाना। अगर गोल्गी अपैरेटस के पास सेल में कहीं गोल गोल दिखाया है तो वो लाइसोसोम है, अगर कहीं भी सेल के अंदर गोल गोल है तो वो लाइसोसोम होगा, ऐसी जरूरी नहीं है ऐसा, बट गोल्गी अपैरेटस के पास है तो वो लाइसोसोम है। Lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzyme. ये क्या है, ये एक सैक है, ये बोरी है, ये बोरी में क्या भरा हुआ है, ये गोल गोल दिख रहा है, ये बॉल के अंदर भरा क्या हुआ है, तो इसमें भरा है डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस भरे हुए हैं इसमें। ये एक बैग है छोटा सा, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER। अभी ये एंजाइम बना कौन रहा है, ये एंजाइम बना रहा है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। तो जो सेल है, सेल में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये चीज बन रही है, इधर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, ये अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो इसमें सेल की बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो वेस्ट होगी, है ना, वेस्ट भी तो क्रिएट करेगा, हम खाना खाते तो बॉडी वेस्ट भी तो बनाती है, तो इसी तरीके से सेल जो है वो भी वेस्ट क्रिएट करता है। तो ये जो लाइसोसोम है ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है कि भाई सेल का जो सारा कचरा है वो इसको क्लीन करना है, लाइसोसोम को क्लीन करना है। Foreign materials entering the cells such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes which breaks complex substances into simple substances। मतलब कि सेल में मान लो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया घुस गया या तो कोई फूड या तो फिर कोई ऑर्गेनल जो है वो पुराना हो गया, उसने फंक्शन करना अभी थोड़ा स्लो कर दिया या फिर बंद ही कर दिया है पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एंड अप करेगा इसमें लाइसोसोम में, ठीक है। लाइसोसोम
are able to do this because they contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material. अब लाइसोसोम ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि इसके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे कैसा भी मटेरियल उसको दे दो वो डाइजेस्ट कर देगा, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स होगा, कोई भी, ठीक है, जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो खराब हो गया है तो अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसका एंजाइम इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर बाहर से कोई पावरफुल बैक्टीरिया भी एंटर कर गया है या कुछ भी, उसको भी ये डाइजेस्ट कर देगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट। तो अगर सेल में कुछ खराबी होती है या उसके फंक्शन में कुछ डिफिकल्टी आती है, तब क्या होगा? तब ये लाइसोसोम जो है वो फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अभी ये लाइसोसोम है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बोरी के अंदर एंजाइम भरा हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ बैक्टीरिया आ रहा है, तो ठीक है, अंदर उसको एंजाइम जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा। बट अगर पूरे सेल में ही कुछ गड़बड़ है, पूरा सेल ही जो है कुछ खराब सा चल रहा है कि अभी बहुत पुराना हो गया है, अभी नहीं काम कर पाएगा, तो ये लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा और उसका सारा जो एंजाइम है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो है इससे क्या होगा? इससे सारा के सारा जो सेल है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। Therefore, lysosome are also known as suicide bags of the cell. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेल का सुसाइड बैग किसको कहते हैं, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गेनल है जो सुसाइड बैग कहलाता है? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ दिस सेल। क्यों? क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए सैक्स होते हैं। अगर सेल में कुछ डैमेज आ गया तो ये जो सैक है वो बर्स्ट हो जाएंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे और इनका एकदम पावरफुल जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। हमारी बॉडी में अगर खराब सेल होंगे, वो ग्रो करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसानदेह है ना, हमें नहीं चाहिए खराब सेल। तो उससे उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? लाइसोसोम। अगर उसको पता चलता है कि भाई ये सेल तो कुछ ठीक नहीं है, तो क्या करेगा? ये जो लाइसोसोम है फूट जाएगा और हमारा जो सेल है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब जो खराब सेल है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी कारण लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। क्यों? क्योंकि वो अपने ही सेल को मार देता है, अच्छे वाले सेल को नहीं मारता, जब कोई खराबी होती है तभी मारता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको सुसाइड बैग कहते हैं। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से। बहुत अच्छी ये है, सारे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैंने यहाँ पे रखी है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा बीच बीच में। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, ये वही है। ये क्या है? सेल का पावर हाउस, जहां से शक्ति मिलती है, पावर मिलता है सेल को। ये जो है पावर हाउस है, ये कुछ ऐसा दिखता है ना, ऊपर ऐसे है और उसके अंदर भी ऐसे ऐसे, बस ये जो है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया कि पावर हाउस है। इट हैव टू दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, दो मेम्ब्रेन कवरिंग होते हैं, ये अपना फर्स्ट वाला मेम्ब्रेन कवरिंग और ये सेकंड वाला, ठीक है। ये बाहर का जो कवरिंग है एक, और जो फोल्ड वाले हैं ना अंदर वो दो, मतलब कि दो कवरिंग होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है, पोरस मतलब छोटे छोटे पोर्स होंगे वहां पे, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो कैसा है? डीपली फोल्डेड, उसमें क्या है? फोल्ड है। These fold increase surface area for ATP generating chemical reaction। तो ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। मैंने आगे बताया ना कि जो भी स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखते हैं ना उबड़ खाबड़, ये इसीलिए होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ सके। अगर सीधा सीधा एक मेम्ब्रेन है ये और दूसरा अंदर ये हो जाता तो
तो सरफेस एरिया ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसे फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनेल्स में। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो हमारी लाइफ के लिए, है ना, मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो है एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब एटीपी। एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है एनर्जी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ATP is known as the energy currency of the cell। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। तो ये जो ATP है, शक्ति है, इसका यूज मैकेनिकल वर्क में होता है या फिर डिफरेंट कंपाउंड में के बनने में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। ये थोड़े से स्ट्रेंज है। क्यों स्ट्रेंज है देखते हैं। बिकॉज उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड रिबोसोम्स। मतलब उसके पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी है और अपने रिबोसोम्स भी है, ठीक है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। रिबोसोम, रिबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये दिख रहा है येलो येलो डॉट्स, रिबोसोम अपने खुद के रिबोसोम में अपना खुद का प्रोटीन बना लेते हैं। अपना खुद का डीएनए भी है इनके पास। एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देगा? उसके पास क्या है? वो रिलीज करेगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ओके, है क्या ये है एनर्जी करेंसी, ठीक है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलो, नेक्स्ट ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। अभी ये प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये जो है सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप के हैं, क्रोमो और ल्यूको। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप के होते हैं। अभी ये क्या करने का है? दो दो क्यों दिए हैं? फंक्शन क्या है इनका? क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। भी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। इसी वजह से ये जो प्लास्टिड है कहाँ पे होते हैं? सिर्फ प्लांट में होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड प्लांट में ही होते हैं, याद रख लेना इसके नाम पर से ही। प्लास्टिड प्लांट में ही होता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या क्यों जरूरी है? ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? जिस प्रोसेस से प्लांट जो है वो अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इतना तो आपको पता ही है, कब से पढ़ते आ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के पास सिर्फ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो हरे कलर का पिगमेंट नहीं, सिर्फ वो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, उसके पास येलो पिगमेंट भी है और ऑरेंज पिगमेंट भी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्रोमोप्लास्ट है उसके पास सिर्फ क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, नहीं, येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी है। अभी ये अदर हैंड ल्यूकोप्लास्ट देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इसमें वही सब स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, ठीक है। ये जो है सारी चीजें सबके ग्रेन्यूल स्टोर होंगे। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in material called stroma। तो ये जो दिख रहा है ये सब ये क्या है?
स्ट्रोमा, है ना, ऐसे स्ट्रोमा की ऐसे थप्पियां होती है ऐसे, बस ऐसे। देयर आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता लगता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता जुलता, और भी कुछ मिलता जुलता है, जैसे कि इनके पास भी अपना खुद का डीएनए है और अपने खुद के रिबोसोम्स है, ठीक है, अपना खुद का डीएनए, अपने खुद के रिबोसोम किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, प्लास्टिड्स के पास भी है। ये प्लास्टिड्स याद रखना है कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और दो टाइप के हैं, क्लोरो और ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोफिल होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के अलावा भी येलो ऑरेंज भी होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, ल्यूकोप्लास्ट उनके कलर के हिसाब से व्हाइट होंगे, ठीक है, और स्टार्च ऑयल प्रोटीन को स्टोर करेंगे। ओके, दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिखते हैं और उनकी तरह ही उसके पास भी अपना खुद का डीएनए और रिबोसोम्स है। लास्ट, वैक्यूओल, वैक्यूओल ये क्या है भाई, वैक्यूओल आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। ये एक बोरी है बड़ी सी, स्टोर करने के लिए सॉलिड या लिक्विड कंटेंट। यहाँ पे सेल में अगर मैं दिखाऊं तो ये बड़ी सी बोरी दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये है वैक्यूओल, ये है वैक्यूओल। बुक में जो आपकी दी है फिगर उसमें इसको लेबल भी नहीं किया है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है वैक्यूओल। अभी ये वैक्यूओल भाई कितना स्टोर करेंगे, ये पैकेजिंग करा, ये किया, वो किया, स्टोर किया, हर चीज स्टोर ही कर रही है। हाँ, ये जो है ये स्पेशली स्टोरेज के लिए ही है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। तो ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, पर प्लांट सेल में इतनी बड़ी बड़ी वैक्यूल होते हैं, इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होंगे। ओके, the central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। मतलब प्लांट सेल में ये इतने बड़े होते हैं कि कुछ कुछ प्लांट सेल में तो सेल का 50 to 90% हिस्सा रोक के रखते हैं। यहाँ पे इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये कोई 50% हिस्सा नहीं हुआ है, बट कुछ कुछ सेल में आधे से ज्यादा हिस्सा, आधा पौना हिस्सा, 50 to 90% हिस्सा ये वैक्यूल रोक के रखता है। कहाँ, प्लांट सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में भी होंगे बट बहुत छोटे छोटे गोल गोल दिखेंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो उसको टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी देता है ना, कि सेल जो है वो टूट ना जाए, फूट ना जाए, बस्ट ना हो जाए। इस वजह से ये जो है वैक्यूल है ना, कि भाई हम कोई भी पेड़ होता है उसकी डाली को, हरी को ऐसे बेंड करते हैं, अच्छे से बेंड हो जाती है, टूट नहीं जाते। तो ये कौन देता है, वैक्यूल देता है। वैक्यूल की वजह से, वैक्यूल में क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है ना, तो ये जो लिक्विड है वो प्लांट्स में ज्यादा रिक्वायर है एनिमल कंपेयर टू एनिमल सेल। इस वजह से मेनी सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड, sugars and various organic acids and some proteins are stored here। तो बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें स्टोर होती है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स। तो अमीबा के इसमें होता है ना वैक्यूल, उसमें क्या होता है, फूड आइटम स्टोर करता है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म specialized vacuole also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। तो ये कुछ अदर फंक्शंस भी है वैक्यूल कि कुछ कुछ सिंगल सेल एनिमल में ये काम भी कर लेता है। जैसे कि अमीबा में जो फूड वैक्यूल होता है वो फूड आइटम भी कंटेन कर लेता है ना। अमीबा में दिख रहा था कि हाँ फूड आइटम, यहाँ पे फूड वैक्यूल की तरीके से। और दूसरे भी कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्सेस वाटर को स्पेल करना, वेस्ट को स्पेल करना,
ऐसे कुछ फंक्शन ये वैक्यूल कर लेता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा फिगर है, क्या आप थोड़ा इसको लेबल कर पाएंगे? 2 4 के, हाँ ये है वो है। ये देखिए ये सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये तो प्लांट सेल ही है। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर क्या है? सबसे आउटर लेयर क्या है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आ गई। सेल वॉल के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है भाई? ये भी तो वॉल जैसी ही है बट सेल वॉल तो ये है, तो ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस कहाँ है? ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड आपको ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये भाई क्या है ये सब? ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस कहीं दिख रहा है? रफली दिख रहा है, हाँ ये है अपना गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या कहीं? यस, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया। अब प्लास्टिड्स, यस ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये है हमारे प्लास्टिड्स। देखा कितना इजी है, एक बार समझ लिया कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, तो आराम से हम खुद से ढूंढ सकते हैं कि भाई कहाँ है क्या है, सब कुछ हमें पता चल गया कि ये है वो है। तो अगर आपको पूछता है कोई कि अरे एनिमल सेल ड्रॉ करके दो, प्लांट सेल ड्रॉ करके दो और लेबल कर दो उनके ऑर्गेनल्स कि क्या है, आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। प्लांट सेल होंगे तो बीच में बड़ा सा वैक्यूल बना देंगे, वैक्यूल हो गया हमारा सेल, पूरा स्ट्रक्चर। कितना इजीली सारे फंक्शंस पढ़ लिए हमने सारे ऑर्गेनल्स के। चलो अब पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। एक सेल है उसमें से 2 बनेंगे 4 बनेंगे, मतलब डिवाइड तो होंगे ही ना, ऑफ कोर्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो नए सेल क्यों बनते हैं भाई? क्यों जरूरी है नए सेल बनना? तो भाई ग्रो भी तो करना है ना, एक ही सेल है तो क्या हुआ? अभी हम सिंगल सेल है तो सिंगल ही रह जाएंगे, हमको भी तो भाई पूरी बॉडी ग्रो करनी है। बच्चा जो है वो बनने के लिए एक सेल में से 2 4 6 मिलियन बिलियन ट्रिलियन होना जरूरी है, सेल होना तो पड़ेगा ही, डिवीजन तो होगा ही सेल में, ठीक है। तो ग्रो करने के लिए टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, अगर कोई सेल ओल्ड हो गया है, अभी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इंजर्ड हो गया है, बदलने की जरूरत है, उसके लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स चाहिए उसके लिए भी तो सेल डिवीजन करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो यही जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अभी इसमें भी 2 टाइप है, सबसे पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस, माइटोमियो माइटोमियो, माइटोसिस मियोसिस। सबसे पहले देख लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, कौन से सेल्स में होती है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो जो ग्रोथ के लिए डिवीजन होता है ना, ग्रोथ के लिए वो क्या होता है? माइटोसिस होता है। और मोस्टली सेल्स में जो ये माइटोसिस होता है वही होता है। दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो ये प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको क्या कहेंगे? मदर सेल। ये जो है भाई ये क्या है? मदर सेल, मम्मी सेल, मदर सेल, मदर सेल हो गया। ये डिवाइड होने वाला है तो इसको क्या कहेंगे? मदर सेल। और इसके डिवीजन के लास्ट में जो भी हमको मिलेगा कंक्लूजन उसको क्या कहेंगे? डॉटर सेल। तो ये जो दोनों मिले हैं ना ये क्या है? डॉटर सेल। ये मदर है, ये डॉटर सेल है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। तो जितने भी क्रोमोसोम मदर सेल में होंगे जितने नंबर में उतने ही नंबर में डॉटर सेल में होंगे।
अगर 2 बन रहे हैं, मान लो कि मदर सेल है, उसमें कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 2 सेल बन गए बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 ही है, हाफ हाफ हो गया है बट नंबर चेंज नहीं हुआ, नंबर उतने ही है। 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे बड़े बड़े 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, छोटे छोटे स्मॉल बट है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहेंगे, किसमें, माइटोसिस में। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, तो ग्रोथ में हेल्प करता है और टिश्यू के रिपेयर में भी काम आता है माइटोसिस। अब देखते हैं मियोसिस। Meiosis, specific cells of reproductive organs or tissues in animal and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. तो जो गैमेट्स बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल होते हैं, वो कैसे डिवाइड होते हैं, थ्रू मियोसिस, जिससे अपने ऑफस्प्रिंग, यंग वंस बनते हैं, बच्चे बनते हैं। तो वो वाले जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगे। इसमें क्या है, दे डिवाइड बाय द डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन, तो इसमें एक बार नहीं 2 बार डिवीजन होगी। माइटोसिस में क्या था, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल, खत्म बात। यहाँ पे क्या है, एक मदर सेल है, 2 बने, उसके भी फिर 2 2 बन जाएंगे, मतलब एंड में आपको टोटल 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, टोटल 4 डॉटर सेल मिलेंगे। when a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2, 4 नई सेल बनाएगा, कितने, 4। The new cells only have half number of chromosome than that of the mother cell. मदर सेल में जितने भी सेल होंगे, जितने भी क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे मदर सेल में कितने हैं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो एंड में हमको जो डॉटर सेल मिल रहे हैं, देखो कितने हैं, 1 2 2 2 2 2, सब में 2 2 2 2, हाफ हो गए। 4 सेल होने चाहिए थे ना, माइटोसिस की तरह नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 2 है। तो ये डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस मोस्टली ग्रोथ पीरियड में होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए बॉडी के सारे हिस्सों में होता है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। यहाँ पे 2 बार डिवीजन होगा, माइटोसिस में सिंगल टाइम ही होगा, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल, मियोसिस में 2 बार हो जाएगा और हमको 4 डॉटर सेल मिलेंगे। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम के नंबर थे, मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम रहेंगे। यहाँ पे जितने क्रोमोसोम मदर सेल के पास होंगे उससे हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे मियोसिस में। तो ये 2 प्रोसेस थी हमने देखी सेल डिवीजन की, माइटोसिस और मियोसिस। बस ये था हमारा सेल डिवीजन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड होता है, सेल। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में ये पूरा चैप्टर देख लिया। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके सब में शेयर करिएगा।